महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। ठाकरे गुट की शिवसेना के 6 सांसदों द्वारा बगावत कर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में जाने का फैसला करने वाला बात अब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिसकी वजह से हलचल तेज हो गई है। ऑपरेशन टाइगर की सफलता के बाद अब ठाकरे गुट के कुछ विधायक भी शिंदे गुट में संपर्क कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, ऐसी बात सामने आई है। और मानसून सत्र शुरू होने से पहले राज्य में बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकता है। अब ऐसा दावा शिंदे गुट के शिवसेना विधायक बच्चू कुडू ने किया है। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे की राजनीतिक रणनीति की सराहना करते हुए ये कुछ जो विधायक हैं वो भी अब हमारे से जुड़ना चाहते हैं। सांसद तो आ चुके हैं, लेकिन अब कुछ विधायकों के भी आने की संभावना है। शिंदे साहब की प्लानिंग बिल्कुल सटीक है। जो नेता और जनप्रतिनिधि भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे अपने फैसले ले रहे हैं। इसी बीच अब शिंदे गुट के नेताओं ने पहले भी यह दावा किया था कि ठाकरे गुट के कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं, और अब वो जो चर्चा है फिर से तेज हो गई। इतना ही नहीं, ठाकरे गुट के 16 विधायकों के संपर्क में होने का दावा भी किया जा रहा है। शिंदे गुट की ओर से किया जा रहा है ये दावा। अब पिछले कुछ दिनों के अगर हम लौट के आए तो पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में जोरों से हो रही है। खबरें हैं कि ठाकरे गुट के 6 सांसदों ने अलग समूह बनाकर आगे चलकर शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की तैयारी कर ली है। अब इन घटनाक्रमों के बाद लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, और वहीं राजनीतिक गलियारों में इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेशन टाइगर का नाम दे दिया गया है। और इसे ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो शिवसेना का गुट बिखर के रह जाएगा। अब इन राजनीतिक घटनाओं के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक भी बुलाई है। माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर असंतोष और संभावित टूट की चर्चाओं को रोकने के लिए ये बैठक अहम साबित हो सकती है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं सांसदों की बगावत पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने बागी सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शिंदे गुट की कड़ी आलोचना की है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में ये दूसरी बड़ी राजनीतिक टूट मानी जा रही है। पहली 2022 में हुई थी और अब 2026 में होने जा रही है। और यदि सांसदों के बाद विधायक भी शिंदे गुट में शामिल होते हैं तो ठाकरे गुट के सामने संगठनात्मक स्तर पर बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। हालांकि विधायकों के संभावित प्रवेश को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ बातें चल रही हैं। ऐसे में अब मानसून सत्र से पहले होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर पूरे महाराष्ट्र की नजरें टिक गई हैं, और अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये बातें सच तो नहीं है। एक बार आप घटनाक्रम समझते हैं। शिवसेना की दिल्ली में संसद भवन स्थित पार्टी कार्यालय में 18 जून को बैठक हुई। बैठक से एक दिन पहले यानी कि 17 जून को पार्टी प्रमुख अनिल देसाई ने सभी सांसदों से इसमें शामिल होने की अपील की थी। लेकिन गुरुवार को हुई इस बैठक में लोकसभा के सिर्फ 3 सांसद और राज्यसभा के 1 सांसद ही पहुंचे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई। और अगर मैं चर्चा का विषय रिप्लेस करूं तो हम यूं कह सकते हैं कि शिवसेना के लिए चिंता का विषय बन गई। क्योंकि चिंता की बात है, जब अपील की गई थी और उसके बावजूद कितने सांसद नहीं पहुंचे, क्योंकि बैठक में राज्यसभा सांसद संजय राउत मौजूद थे, लोकसभा से अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजभाऊ वाजे भी शामिल हुए। लेकिन बाकी लोकसभा सांसद ओम राजे निंबालकर, संजय दीना पाटिल, नागेश आशिष्कर, संजय देशमुख, भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय जाधव बैठक में शामिल नहीं हुए, वो वहां पहुंचे ही नहीं। सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि शिवसेना की इस आधिकारिक बैठक में शामिल नहीं होकर इन सांसदों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी सांसदों का कारण बताओ नोटिस जो है हमने भेज दिया है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरविंद सावंत ने यह भी कहा है कि अगर नोटिस जारी होने के 7 दिन के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। खैर, अब देखा जाए तो कार्रवाई तो होगी, वो पार्टी से ऐसे भी हट रहे हैं और नहीं होगी तो भी हट रहे हैं। खैर चलिए, अब जानते हैं कि बैठक में शामिल नहीं होने वाले वो सांसद हैं कौन। संजय उत्तमार राव देशमुख 2024 से यवतमाल वाशिम लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले वे दिशग्र विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। वे 2008 में यवतमाल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक भी थे। उन्होंने 90 के दशक की शुरुआत में शिवसेना से जुड़कर राजनीति की जो अपनी थी शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 1999 और 2004 में दिग्रस से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव जीता। वे 2001 से 2004 तक महाराष्ट्र सरकार में खेल मंत्री भी रहे हैं।
और यवतमाल, वाशिम, विदर्भ की अहम लोकसभा सीटों में गिनी जाती है। मैं आपको साफ तौर पे बताऊं, 2024 का चुनाव यहाँ बेहद करीबी रहा। इस सीट पर पिछले 5 चुनाव में शिवसेना की भावना गवली का दबदबा था, लेकिन शिवसेना के शिंदे गुट ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनकी जगह तत्कालीन सांसद हेमंत पाटिल की पत्नी राजश्री पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया। इसके आगे अब संजय देशमुख ने चुनाव में राजश्री पाटिल को हरा दिया था। और संजय की अगर हम बात करते हैं तो वो एक बहुत अहम नेताओं में आते हैं। संजय हरिभाऊ जाधव, जिन्हें बंडू जाधव के नाम से भी जाना जाता है, पिछले दिन कार्यकाल में परभणी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के उपनेता भी रह चुके हैं। उन्हें पार्टी का वफादार नेता माना जाता है। उन्होंने 2014, 19 और 2024 के लोकसभा चुनाव लगातार जीते, जिसके बाद उनकी चर्चा काफी ज्यादा होने लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय समाज की पार्टी के महादेव जानकर को हराया। इससे पहले वह 2004 और 9 में परभणी से विधायक भी चुने गए थे। और जब शिवसेना में विभाजन हुआ, तब संजय जाधव मजबूती से उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे और तब से ही उद्धव ठाकरे के लिए वो एक अहम व्यक्ति हैं। इसके बाद मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले के रहने वाले नागेश पाटिल अशिष्टकर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंगोली सीट से जीत हासिल की। उन्होंने शिवसेना के शिंदे गुट के उम्मीदवार बाबूराव कदम कोहिलार को हराया था। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत सरपंच के पद से की थी। उनको शायद तब पता नहीं होगा कि वो इस लेवल तक पहुंचेंगे। खैर, इसके बाद वे 2014 के नांदेड़ जिले की हंदगांव विधानसभा सीट से विधायक बने। हिंगोली लोकसभा सीट से हंदगांव विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हुए। नागेश पाटिल शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता हैं। वे नांदेड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक भी हैं। 2024 के चुनाव में शिंदे गुट ने इस सीट से तत्कालीन सांसद हेमंत पाटिल की जगह बाबूराव कदम को उम्मीदवार बनाया। और इसके बाद अब कई सांसद और हैं। एक और हैं भाऊ साहेब राजाराम वाकचौड़े। ये सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं। वह इस समय शिरडी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने शिंदे गुट के तत्कालीन सांसद सदाशिव लोखंडे को बहुत बुरी तरीके से हराया था। उस समय सीट पर सदाशिव लोखंडे के खिलाफ काफी ज्यादा नाराजगी भी थी। कहा जाता है कि इसका फायदा भाऊ साहेब वाकचौरे को मिला था, जिसकी वजह से वो जीते थे। भाऊ साहेब वाकचौरे ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार पार्टी बदली है और इसीलिए लगता था कि क्या वो फिर से ऐसा कर सकते हैं। खैर, अब वो नजर भी आ रहा है और अब अलग अलग समय पर शिवसेना, कांग्रेस और भाजपा में वो नजर आए। इससे पहले वे 2009 में भी शिरडी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। तब उन्होंने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के उम्मीदवार रामदास आठवले को हराया था। अपने पहले ही चुनाव में रामदास आठवले जैसे बड़े नेता को हराने के बाद वे पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा का विषय बन चुके थे। सब ये सोचने लगे थे कि आखिरकार ये हुआ कैसे। फिर 2014 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में उन्हें शिवसेना के सदाशिव लोखंडे ने हरा दिया था। हार के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने श्रीरामपुर विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के खिलाफ फिर बगावत कर दी थी, यानी वो भाजपा से अलग हो गए थे। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सदाशिव लोखंडे के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। तो ये इनका सफर था। इसके बाद ओमराजे निंबालकर एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो आम लोगों के लिए 24 घंटे फोन पर उपलब्ध रहते हैं। आप कभी भी कॉल करें, हम आपकी परेशानी सुनेंगे। वे लगातार दूसरी बार धाराशिव यानी कि उस्मानाबाद लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें उद्धव ठाकरे के वफादार और जनसंपर्क वाले नेता के रूप में भी जाना जाता है। खैर, अभी वफादार शब्द बोलना पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन आगे धाराशिव की राजनीति में निंबालकर और पाटिल परिवार हमेशा चर्चा में रहे हैं। दोनों परिवार लगातार इस सीट पर मुकाबला करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओमराजे निंबालकर ने भाजपा विधायक राणा जगत सिंह पाटिल की पत्नी अर्चना पाटिल को बड़े अंतर से हराया था, यानी कि डिफरेंस काफी ज्यादा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर से राणा जगतजीत सिंह पाटिल को हराया। उस समय राणा जगतजीत सिंह पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। ओमराजे निंबालकर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी, जो कि एक उस वक्त आयरॉनिकल बात भी थी। बाद में स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के चलते वे शिवसेना में शामिल हो गए थे। आपको बता दूं कि वे पहले उस्मानाबाद विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके थे और विधायक रहने के बाद ही उनका सफर इतना ज्यादा कारगर रहा। अब संजय दीना पाटिल
राजनीतिक परिवार से आते हैं। वे मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। उनके पिता दीना पाटिल महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और यही एक कारण है कि उन्होंने भी राजनीति चुनी। उन्होंने कई वर्षों तक इस क्षेत्र का विधानसभा से प्रतिनिधित्व किया। संजय दीना पाटिल ने 2024 का लोकसभा चुनाव शिवसेना के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि 2004 में वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से टिकट पर भांडुप विधानसभा सीट से विधायक भी चुने गए थे। फिर उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जो कि एक बहुत बड़ी हार थी। इसके बाद वे शिवसेना में शामिल हो गए और 2024 में उन्होंने फिर लोकसभा चुनाव जीता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक और संजय दीना पाटिल के बीच का विवाद भी उस वक्त काफी चर्चा में रहा था और इनके जीत से ज्यादा चर्चा इसी विवाद की थी। खैर, विवाद क्या है कभी और बताएंगे, क्योंकि अभी इस वक्त मामला शिवसेना की बात का है, क्योंकि अब शिवसेना में बगावत तो साफ तौर पे नजर आ रही है। पहले सांसदों की बात की जा रही थी और अब विधायक की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर विधायक भी जुड़ जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बंगाल में जो हमें ममता बनर्जी के साथ नजर आया, वो उद्धव ठाकरे के साथ भी होते नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होता है, किस तरीके से समीकरण बदलते हैं, किस तरीके से ये जो बगावत की चर्चाएं हैं वो तेज होती हैं, सब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,